Dear students, we are going to continue with the drugs that are used in the treatment of angina. Do not skip the video and watch till the end if you want to know the answer to this skill keeper that is given in your mini CADSync. A pair of studies during 1990s suggested that the use of nifedipine was associated with an increased risk of myocardial infarction. What effects of nifedipine might lead to this result? हम इसके आंसर को डिटेल में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड वी विल क्रैक दिस अप at the end of this lecture. So keep following. When we talk about the drugs that are used in the treatment of angina, तो basically classify किया जाता है into vasodilators and the drugs that are cardiac depressants, and then there are certain other drugs. Vasodilators में जो वेजोडाइलेशन करेंगे, नाइट्रेट्स हमारे पास क्लासिक ड्रग्स हैं यहाँ पे. नाइट्रेट्स को आगे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इनटू शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स जो कि सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन होती है. देन देर आर इंटरमीडिएट एक्टिंग ओरल नाइट्रोग्लिसरीन्स एंड देन देर आर लॉन्ग एक्टिंग ट्रांसडर्मल पैचेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन. कार्डिक डिप्रेसेंट्स कौन से होते हैं? जो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज़ करते हैं. दीज इंक्लूड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स. There are certain new drugs that are used now, such as metabolism modifiers, जो renolazine है, या rate inhibitors like trimetazidine and ivabradine. We will discuss them as well. So starting off with the nitrates and nitrites. Basically जो angina में use होते हैं, they are nitrates. ठीक है, नाइट्रेट्स को क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और ये बिग कैडजिंग में क्लासिफिकेशन दी हुई है जहाँ से हमने इसको लिया है. एंड रिमेंबर कि ये एग्ज़ाम्स में कॉमनली पूछी जाती है अलॉन्ग विद द टाइम कि कौन सा कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किस प्रिपरेशन का होता है. सो वी कैन सी है कि जो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है और 10 to 30 मिनट्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम लॉन्गर एक्टिंग पे जाएं तो हमारे पास ओरल फॉर्म्स भी हैं. ओरल फॉर्म्स नाइट्रोग्लिसरीन का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है. वी हैव आइजोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड वी हैव आइजोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट. इनके जनरली लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अराउंड 4 to 6 आवर्स और इवन 6 to 10 आवर्स इन केस ऑफ आइजोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट. सो टॉकिंग अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है. दैट मीन्स दैट जब हम उनको ओरल रूट से देते हैं तो वो लिवर बहुत ज़्यादा उनको मेटाबोलाइज करता है एज मच एज 90%. एज अ रिजल्ट उनकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी इज़ जस्ट 10%, विच इज़ नॉट इफेक्टिव अगर आप इनको ओरली दिया जाए. ठीक है, सो नाइट्रोग्लिसरीन और आइजोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है वो सबलिंगुअल रूट से दी जाती हैं. व्हाट इज़ सबलिंगुअल रूट? दैट यू प्लेस द टैबलेट अंडर योर टंग और वो डायरेक्टली सबलिंगुअल वेसल्स में से एब्जॉर्ब होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग चली जाती है. सो इट बेसिकली अवॉइड्स दी लिवर. ये पूरा जो एंट्रल रूट है उसको अवॉइड कर लेती है और मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर लेती है, डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ क्विक एक्टिंग एंड जो इसका इफेक्ट है वो लोअर डोजेस पे ज़्यादा आ जाता है. ऑन द अदर हैंड आइजोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड डाइनाइट्रेट की ओरल एब्जॉर्प्शन इज़ बेटर देन नाइट्रोग्लिसरीन. इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उतना हाई नहीं होता जितना नाइट्रोग्लिसरीन का होता है, एंड हेंस दे कैन बी गिवन इन ओरल फॉर्म ऑल्सो एंड दे हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एज ओरल टैबलेट्स एज वेल. सो टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स, हम लोगों ने इस चार्ट को पहले भी देखा था कि जो विजोडाइलेशन है किसी भी स्मूथ मसल सेल में, वास्कुलर स्मूथ मसल सेल में, वो कैसे हो रही होती है कि नाइट्रेट्स का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है. वी कैन सी कि नाइट्रेट्स जो हैं वो दे आर कन्वर्टेड बाय एन एंजाइम व्हिच इज़ माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज 2. ये नाइट्रेट्स में से नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ कराती है. व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय द वे? एक ये है कि एंडोजिनसली नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होए by endothelin nitric oxide synthase which converts arginine into nitric oxide. सेल के अंदर या प्रोड्यूस हो जाती है फ्रॉम एन अमाइनो एसिड. और क्या है कि कोई एक्सोजिनस मॉलिक्यूल अपने साथ नाइट्रिक ऑक्साइड कैरी करे, लाइक नाइट्रोप्रोसाइड और नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स में से रिलीज़ कराने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड को वी नीड दिस स्पेशल एंजाइम द माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज 2 एंजाइम which releases nitric oxide. This nitric oxide then causes stimulation of the guanylyl cyclase enzyme. Guanylyl cyclase converts GTP into cyclic GMP. Cyclic GMP का रोल क्या है? It causes dephosphorylation of the myosin light chains. If you see here in the diagram, myosin light chain जब phosphorylated होती हैं तो they combine with actin and they cause contraction of the smooth muscle.
अगर आप इनको डीफॉस्फोरिलेट कर दें, ये फॉस्फोरस रिमूव कर दें, विच साइक्लिक GMP डज, तो ये मायोसिन लाइट चेन्स आर अनएबल टू now combine with actin and produce the contraction, and hence this leads to the relaxation, smooth muscle relaxation leading to vasodilation. This is the basic action of nitrates. Systemically अगर देखें क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेसल्स में veins respond more to the nitrates as compared to arteries, so preferentially ये venodilators हैं, but they do dilate the arteries as well. बहुत ज़्यादा जो स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर इनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता. ठीक है, प्लेटलेट्स में भी ग्वानुल साइक्लेज का एक रोल है कि ग्वानुल साइक्लेज एक्टिवेट होती है नाइट्रिक ऑक्साइड से और साइक्लिक GMP इंक्रीज़ होता है और वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को डिक्रीज़ करता है. पर ये इफेक्ट भी इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है कि हम इसको क्लिनिकली यूज़ कर सकें. Clinically, the most important pharmacological effect is the effect that is produced on the veins, venodilation and its relevant effects, and also arterial dilation. ये चार्ट बेटा देखें कि बिग टाइटजिंग में दिया गया है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज ये एग्ज़ाम क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा मैंने देखा है, स्पेशली UHS के पास पेपर्स में एज इट इज़ पूछा जाता है, एक्सप्लेन द बेनिफिशियल एंड डिलीटरियस इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना. सो नाउ व्हेन वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि नाइट्रेट्स जो हैं वो वेसोडाइलेशन कर रहे हैं, वेन्स को डायलेट कर रहे हैं, तो उससे अल्टीमेटली क्या मैकेनिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो वी कैन सी कि बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या हैं. वेंट्रिकुलर वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है. क्यों डिक्रीज़ कर रहा है वेंट्रिकुलर वॉल्यूम? क्योंकि जब वेन्स डायलेट कर गई तो प्री लोड कम हो गया. वेन्स जो सेंड कर रही थी ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट वो कम हो गया और वेंट्रिकल्स के पास ब्लड कम आ रहा है तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ कर गया. ठीक है, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ कर गया बिकॉज ऑफ आर्टीरियल डायलेशन. इजेक्शन टाइम डिक्रीज़ कर गया. क्यों? क्योंकि हार्ट को जो है वो डायस्टली में कम वॉल्यूम आ रहा है, प्री लोड कम है, आफ्टर लोड कम है, वर्क कम करना पड़ रहा है, तो इजेक्शन बेटर हो रही है और इजेक्शन टाइम डिक्रीज़ हो रहा है. ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स लीड टू डिक्रीज्ड वर्क एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय द हार्ट. तो ये बेनिफिशियल है. ठीक है जी. फिर एक और बात क्या है कि देयर इज़ वेसोडाइलेशन ऑफ द एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज़. जो कोरोनरी आर्टरीज़ में स्पैज़म हुआ होता है वो रिलीव हो जाता है, विच इज़ एन एडिशनल बेनिफिशियल मैकेनिज्म. कोलैटरल्स में फ़्लो इम्प्रूव कर जाता है. नाइट्रेट्स की ये स्पेशल बात है कि नाइट्रेट्स जब कोरोनरी वेसोडाइलेशन करती हैं तो जो कोलैटरल्स इस्टेब्लिश हुए होते हैं उनकी भी ब्लड सप्लाई ये इम्प्रूव करती है. वाई आर दिस कोलैटरल्स इस्टेब्लिश्ड? बिकॉज हार्ट की जब नॉर्मल सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाती है तो हमारी बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है कि न्यू वेसल्स एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाता है एंड न्यू कोलैटरल वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं, बाईपासेस बनना शुरू हो जाते हैं जो हार्ट को दे ट्राई टू कीप दैट एरिया परफ्यूज्ड जिसकी ब्लड सप्लाई इम्पेयर हुई होती है. नाइट्रेट्स उन कोलैटरल वेसल्स की ब्लड सप्लाई को भी इम्प्रूव करती हैं बिकॉज ऑफ विच मायोकार्डियल परफ्यूजन इम्प्रूव कर जाती है. एट दिस पॉइंट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. What is coronary steal phenomena? If you know the answer, please write down in the comments. We will also share the answer and its detailed description in the link given above. So continuing here, decreased ventricular diastolic pressure again because of decrease in the preload and afterload causes improved diastolic function and improved myocardial perfusion. डिलीटरियस इफेक्ट्स क्या हैं नाइट्रेट्स के? वाइल प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स, जब ये वेसोडाइलेशन कॉज होती है तो वेसोडाइलेशन वी हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड दिस फैक्ट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स दैट व्हेनेवर देयर इज़ अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर देयर इज़ अ रिफ्लेक्स इंक्रीज इन द हार्ट रेट, जिसे हम कहते हैं कि रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया हो जाता है. तो जब टेकीकार्डिया होगा तो सिस्टली में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, डायस्टली में कम हो जाएगा. डायस्टली में हमारा जो हार्ट है उसने परफ्यूज़ होना था, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी बिकॉज टेकीकार्डिया मीन्स मोर वर्क, मोर एफर्ट. तो ये एक डिलीटरियस इफेक्ट बन जाएगा. बट दिस अकर्स एज अ साइड इफेक्ट. ठीक है, एंड देन देयर माइट बी अ रिफ्लेक्स इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी. अगेन वाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर गया है तो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज किया जाता है. दिस इज़ आवर बॉडीज नॉर्मल सिंपैथेटिक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म. इन दोनों की वजह से नाइट्रेट्स की एफिशिएंसी डिक्रीज कर सकती है एंड we will see in the clinical pharmacology in the next lecture कि कैसे हम इनको बैलेंस कर सकते हैं. After talking about the mechanism and the pharmacological effects of nitrates,
हमें इनके क्लिनिकल यूजेस पहले से पता है कि नाइट्रेट्स ने एंजाइना में यूज़ होना है. विच काइंड ऑफ एंजाइना? ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइना. एंजाइना ऑन एफर्ट में भी यूज़ होगा. वेजोस्पैस्टिक एंजाइना में भी ये स्पैज्म को रिलीव करेंगे बिकॉज दे आर वेजोडाइलेटर्स, एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन दी अनस्टेबल एंजाइना. इवन इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अगर पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं तो इमीडिएटली पेशेंट को ज़रूर आप जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन देते होते हैं अलॉन्ग विद दी अदर इंटेंसिव ट्रीटमेंट्स. टॉकिंग अबाउट द टॉक्सिसिटी, नाइट्रेट्स का एक्यूट एडवर्स इफेक्ट क्या है? Again, excessive vasodilation. When there will be vasodilation, there will be associated orthostatic hypotension or reflex tachycardia. There is throbbing headache because of the meningeal artery vasodilation. और because इसकी वजह से intracranial pressure increase करता है, तो in states where there is increased intracranial pressure, वहाँ पे हम nitrates को use नहीं करेंगे. There's a point here कि glaucoma में nitrates can be used safely. ये आपके Beck-Kadzin specifically mention करती है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है नाइट्रेट से एसोसिएटेड वो उनकी टॉलरेंस है. व्हाट इज़ टॉलरेंस? टॉलरेंस होता है डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स टू आवर ड्रग. अब ये टॉलरेंस जो है अगर लॉन्ग टाइम पे हो ना, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो, तो हम टॉलरेंस वर्ड यूज़ करते हैं. पर अगर ये रैपिडली डेवलप हो जाए ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो वी यूज़ द टर्म टेकीफाइलेक्सिस. टेक्निकली नाइट्रेट्स में टेकीफाइलेक्सिस डेवलप होता है. वाई? बिकॉज नाइट्रेट्स अपना काम कर रही होती हैं और सडनली वो काम करना ख़त्म कर देती हैं जब उनको कॉन्टीन्यूसली यूज़ किया जाता है. दिस अकर्स स्पेशली इन द केसेस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस. अगर वो पैच 8 to 10 आवर्स ज़्यादा लगा रहे तो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि टेकीफाइलेक्सिस अपीयर हो रहा है. देयर इज़ अ सडन डिक्रीज़ इन द रिस्पॉन्स. अब ये डिक्रीज़ क्यों हो रही है? जिस एंजाइम ने नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ कराना है नाइट्रेट्स में से, वो सैचुरेट हो गई है. द एंजाइम दैट इज़ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज 2 सैचुरेट हो जाएगी. जितना मर्जी नाइट्रेट्स दे रहे हो, आगे से एंजाइम की कैपेसिटी है कि उस कैपेसिटी पे वो उसको नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करा रही है, उससे ज़्यादा वो नहीं करा सकती. और दे कैन बी डिप्लीशन ऑफ द टिश्यू सल्फाइड्रल ग्रुप्स. ये वो सल्फाइड्रल ग्रुप्स हैं जो अगेन दिस एंजाइम यूजेस इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम द नाइट्रेट्स. टिश्यू का एक प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है जो डिप्लीट हो गया. अब जब तक वो टिश्यू में रिस्टोर नहीं होगा तब तक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा. देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स विच कैन बी डैमेजिंग, और हमारी बॉडी कॉम्पनसेटरी उसके इफेक्ट को डिक्रीज़ कर देगी. और देयर कैन बी अ डिमिनिश्ड रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड CGRP. ये एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म है कि जी CGRP डिक्रीज कर जाते हैं. एंड CGRP इज़ अ पोटेंट वेसोडाइलेटर इन itself. So these are the proposed mechanisms of tolerance that develops to nitroglycerin. और ये tolerance के जो mechanisms हैं ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. and these are given in Beck-Kadzin only. Mini-Kadzin इनको डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करती है. और एक इंटरेस्टिंगली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मिनी-Kadzin में बड़ा वेल डिस्क्राइब्ड है और Beck-Kadzin में उस तरह से इसकी डिपिक्शन नहीं है. दैट इज़ द ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन दी नाइट्रेट्स एंड दी फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स. नाइट्रेट्स जो हैं ये ग्वानिल साइक्लेज को स्टिमुलेट करके साइक्लिक GMP के लेवल्स को इंक्रीज़ करती हैं. ऑन दी अदर हैंड फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स का क्या काम है कि वो साइक्लिक GMP के ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करती हैं. जनरली सिल्डेनाफिल or and the other phosphodiesterase 5 inhibitors, they are given for the treatment of erectile dysfunction. अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी ये ड्रग्स ले रहा हो, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स ले रहा हो, एंड ही एक्सपीरियंसेस एंजाइना एंड फॉर दैट ही इज़ प्रिस्क्राइब नाइट्रेट्स, तो उसके अंदर क्या होगा कि नाइट्रेट्स भी साइक्लिक GMP के लेवल को इंक्रीज़ करेंगी एंड दी फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स वर ऑल्सो इंक्रीजिंग दी cyclic GMP levels. So there will be a disastrous increase in the levels of cyclic GMP which will cause excessive vasodilation and hypotension and shock. That is why we have to be careful कि इन दोनों drugs को simultaneously patient में ना दिया जाए. Another factor associated with the nitrates is the Monday disease. इन सबको individually इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ because these are very high yield exam topics. वाइवाज में, SCQs में बहुत कॉमनली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो मंडे डिजीज़ इज़ ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टॉलरेंस एंड टेकीफाइलेक्सिस दैट अपेयर्स टू द नाइट्रेट्स. होता क्या था बेसिकली, नाइट्रेट्स आर वॉलेटाइल लिक्विड्स ये होते हैं और कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है दे आर प्रोड्यूस्ड
इन दी इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब जहाँ पे ऐसे लोग काम करते थे वहाँ पे होता ये था कि अपॉन स्टार्टिंग देयर डे मंडे को, बिकॉज वो नाइट्रेट्स का एक्सपोजर होता था, मेनिंजियल विजुडाइलेशन होती थी, तो पेशेंट्स को हेडेक एंड डिजीनेस बिकॉज ऑफ द स्लाइट हाइपोटेंशन, इस तरह के फीचर्स आते थे। दिस वॉज कॉल्ड मंडे डिजीज़। अब आफ्टर अ डे और सो ये सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि टॉलरेंस डेवलप हो जाती थी, ठीक है जी। तो टॉलरेंस डेवलप हो गई और मंडे को जो सिम्टम्स आ रहे थे, अब बिकॉज दे आर बीइंग एक्सपोज्ड टू दैट नाइट्रेट वॉलेटाइल लिक्विड और केमिकल अगेन एंड अगेन, तो वो टॉलरेंस डेवलप कर गए और अब उनको वो हेडेक दोबारा नहीं हुई। बट फिर देन फ्राइडे के बाद दे हैव हॉलीडेज, वो सैटरडे संडे को घर जाती हैं, तो वो जो टॉलरेंस थी वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपोजर ख़त्म हो जाता है और उनके वो जो टिश्यू प्रोडक्ट्स हैं वो रिप्लेनिश हो जाते हैं और द वर्कर कम्स बैक टू द इंडस्ट्री ऑन मंडे, तो उसके अंदर दोबारा से सारा जो है वो रीस्टोर हो चुके होते हैं सेलुलर मैकेनिज्म्स, एंड वो जो नाइट्रेट्स का एक्सपोजर है उसको अगेन दैट वर्कर एक्सपीरियंसेस दी हेडेक एंड द एसोसिएटेड सिम्टम्स, एंड दिस इज कॉल्ड दी मंडे डिसीज। Another very important topic जो नाइट्रेट्स के साथ पूछा जाता है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ द नाइट्रेट्स इन साइनाइड पॉइजनिंग। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि नाइट्राइट्स जो है ना, उनका रोल होता है साइनाइड पॉइजनिंग में, नाइट्रेट्स का नहीं होता। नाइट्राइट्स आर सिमिलर कंपाउंड्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। हाउ? साइनाइड आयन जो है ये इट कम्प्लेक्सेस विद द आयरन इन द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसकी वजह से ये हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है वो अफेक्ट करती है, एंड इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक कंपाउंड। एक अच्छी बात यह है कि जो आयरन है मेट हीमोग्लोबिन में, उसकी हायर अफिनिटी होती है फॉर दी साइनाइड आयन। तो मेट हीमोग्लोबिन अगर हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर दें तो मेट हीमोग्लोबिन जो है वो साइनाइड को अपनी तरफ ट्रैप कर लेगा और हमारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की जो आयरन है वो रिलीज़ हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और वो सेफ़ हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम ये कैसे करते हैं? हम करते ऐसे हैं कि बिकॉज वी नो दैट द नाइट्राइट्स दे कॉज कन्वर्जन ऑफ द फेरस आयन इन द हीमोग्लोबिन टू द फेरिक आयन, यील्डिंग मेट हीमोग्लोबिन। नाइट्राइट्स हमारी बॉडी में मेट हीमोग्लोबिन बनाती हैं। ऑल्दो दिस इज़ अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्राइट्स, पर उसको थेरेप्यूटिकली यूज़ कर लिया जाता है। कैसे? कि अगर किसी पेशेंट में साइनाइड पॉइजनिंग हो तो सबसे पहले उसको एमाइल नाइट्राइट इनहेल कराई जाती है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी शॉर्ट एक्टिंग बट वेरी रैपिड एक्टिंग वॉलेटाइल लिक्विड फॉर्म, तो उसको वो इनहेल कराया जाता है। एंड दिस इज़ फॉलोड बाय आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट विच कॉजेज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ मेट हीमोग्लोबिन। इतना ज़्यादा मेट हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो जाता है कि फिर वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से जो है वो ट्रैप करना शुरू हो जाता है साइनाइड को, और सारा साइनाइड जो है वो मेट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके साइनो मेट हीमोग्लोबिन बना देता है। नाउ द साइनो मेट हीमोग्लोबिन जो है उसके लिए क्या करते हैं कि वी एडमिनिस्टर इंट्रावीनस सोडियम थायोसल्फेट। ये जो इंट्रावीनस सोडियम थायोसल्फेट है ये कन्वर्ट करता है साइनो मेट हीमोग्लोबिन को इनटू थायोसाइनेट एंड मेट हीमोग्लोबिन। थायोसाइनेट एक रिलेटिवली लेस टॉक्सिक कंपाउंड है विच इज़ एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज, but the methemoglobin remains and methemoglobin can cause toxicity as well. उसको ट्रीट करने के लिए हम IV मेथिलीन ब्लू एडमिनिस्टर कर सकते हैं अगर पेशेंट में मेथीमोग्लोबिनीमिया हो रहा हो, ठीक है जी। बिकॉज मेथीमोग्लोबिनीमिया इटसेल्फ एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, सो अब हाइड्रोक्सोकोबालामीन हैज़ बीन फाउंड एज अ सेफर ऑल्टरनेटिव टू नाइट्राइट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रोल ऑफ नाइट्रेट्स इन एंजाइना। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की जहाँ पे बात आती है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देयर क्लासिफिकेशन अबाउट द डाइहाइड्रोपायरिडीन्स एंड द नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन्स एंड देयर मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स इन क्लिनिकल यूजेस हैव ऑलरेडी been discussed in the lectures of antihypertensive drugs. The link is given here. Please वॉच दैट वीडियो इन डिटेल ताकि आप इसके डिटेल्ड मैकेनिज्म को समझ सकें। बिकॉज ऑफ रेपिटेशन मैंने यहाँ पे उसको दोबारा से एलैबोरेट नहीं किया। हेयर आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस के स्पेसिफिकली एंजाइना में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का क्या रोल है। बिकॉज वी नो दैट द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स they are either dihydropyridines such as nifedipine, amlodipine, etc., or they are non-dihydropyridines such as verapamil and diltiazem. अब जो डाइहाइड्रोपायरिडीन्स होती हैं लाइक निफेडेपिन, वो स्पेसिफिकली वेसल्स के ऊपर एक्ट करती हैं एंड दे कॉज वेजोडाइलेशन। दे ब्लॉक द कैल्शियम चैनल्स इन द वास्कुलर स्मूथ मसल एंड दे कॉज वेजोडाइलेशन, whereas the non-dihydropyridines, diltiazem and verapamil are cardiac depressants. वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं और कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते हैं।
ओवरऑल होता क्या है कि देर इज़ डिक्रीज़ इन द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, स्पेशली अगर हम बात करें वेरापामिल की और डेल्टाइज्म की, तो वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेंगे, मायोकार्डियल फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज़ करेंगे और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज़ करेंगे. ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास डायहाइड्रोपायरिडीन्स हैं, दे डिक्रीज द कैल्शियम एंट्री इनटू द स्मूथ मसल्स, स्पेशली द आर्टीरियल स्मूथ मसल्स, एंड दे कॉज अ डिक्रीज इन द आर्टीरियोलर टोन लीडिंग टू वेजोडाइलेशन. ये वेजोडाइलेशन किस तरह से इफेक्टिव होगी? अगेन प्री लोड भी डिक्रीज़ कर जाएगा और आफ्टर लोड भी डिक्रीज़ कर जाएगा, विच विल अल्टीमेटली कॉज डिक्रीज इन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, एंड ऑल्सो दिस वेजोडाइलेशन विल इम्प्रूव द कोरोनरी ब्लड फ्लो. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे नोट करनी है वो है कि निफेडिपिन का एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑन हार्ट एज़ कम्पेयर टू वेरापामिल एंड डिल्टाइज़म. वाई? बिकॉज वेरापामिल एंड डिल्टाइज़म आर कार्डियक डिप्रेसेंट्स और वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं. दैट इज़ देयर प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. डिफेडिपिन वेजोडाइलेशन ज़्यादा करा रहा होता है, एंड वेजोडाइलेशन जब भी होती है देर इज़ अ रिफ्लेक्स इंक्रीज इन हार्ट रेट, दैट इज़ रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया. अब ये जो रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया है ये निफेडिपिन कॉज करता है, बिकॉज निफेडिपिन का कार्डियक कैल्शियम चैनल्स के ऊपर कोई ब्लॉकेड नहीं होता, वो हार्ट रेट को निफेडिपिन फ़र्क नहीं डाल सकती है. इट ओनली कॉजेज वैस्कुलर डायलेशन, एंड दैट वैस्कुलर डायलेशन कॉजेज अ डिक्रीज इन द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस विच प्रोड्यूसेस अ सिंपैथेटिक इंक्रीज इन द हार्ट रेट. तो निफेडिपिन टेकीकार्डिया कॉज करती है, और इस वजह से हम जो शॉर्ट एक्टिंग इमीडिएट रिलीज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, स्पेशली द डायहाइड्रोपायरिडीन्स, उनको कभी भी अनस्टेबल एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यूज़ नहीं करते, बिकॉज दे आर गोइंग टू ट्रिगर tachycardia, and that tachycardia would require increased oxygen, and in the situation where there is already symptoms because of deficient oxygen provision and increased oxygen requirement, तो वो disastrous हो सकता है कि आप tachycardia से further उसकी जो blood supply है उसको impair कर दें और requirement बढ़ा दें. By the way, this has the answer to our skill keeper also. Think about it. Beta blockers again have been described in detail in the antihypertensives. The link is given here. Please watch the video in detail to understand how beta blockers are working in the cardiovascular system. Here हम ये establish कर लेंगे कि beta blockers, by blocking the beta 1 receptors in the heart, they cause a decrease in the heart rate. They cause a decrease in blood pressure because of multiple mechanisms already described before. And they cause a decrease in the force of contraction, again because of blockade of the beta 1 receptors in the heart. All of these factors ultimately cause a decrease in the oxygen requirement. जब टेकीकार्डिया नहीं होता, हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाता है, तो डायस्टोलिक टाइम इंक्रीज़ कर जाता है, और जब डायस्टली इंक्रीज़ करती है तो बिकॉज हमने ये पहले इस्टेब्लिश कर लिया कि कॉरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो डायस्टली में हार्ट परफ्यूज़ होता है, तो हार्ट की परफ्यूजन बेटर हो जाती है, बिकॉज डायस्टली का जो टाइम है, फेज़ है, वो बढ़ जाता है, बिकॉज हमने उसकी सिस्टलीज जो हैं वो कम कर दी हैं. ठीक हो गया जी. एक यहाँ पे साइड इफेक्ट ये होता है कि बिकॉज ऑफ अ डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द हार्ट रेट ऑल्सो, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है. जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट कम फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि आहिस्ता 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 डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, फाइबर लेंथ बढ़ेगी, और जब वो फाइबर लेंथ बढ़ेगा तो उसकी वजह से इजेक्शन टाइम बढ़ जाएगा, एंड ये फैक्टर्स हमारे डिज़ायरेबल नहीं है. बट अगेन these are inevitable side effects, and we will see later कि कैसे इनको अवॉइड किया जा सकता है या फिर कैंसिल किया जा सकता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीटा ब्लॉकर्स आर यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस ओनली. बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म लॉन्गर एक्टिंग होता है, इमीडिएट नहीं होता. इस वजह से एक्यूट स्टेट में कभी भी बीटा ब्लॉकर्स एंजाइना को ट्रीट नहीं करेंगे, कुछ भी इनका फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्यूट अटैक में. दे आर ओनली बेनिफिशियल इन पेशेंट्स जिनके अंदर आप इनको प्रोफाइलेक्टिकली दें. हेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स ऑन एक्सरसाइज टॉलरेंस इन द एंजाइना पेशेंट्स. थिंक अबाउट इट. इफ़ यू नो द आंसर्स, राइट डाउन इन द कमेंट्स. इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एंड इम्पॉर्टेंटली इसका आंसर आपको सिर्फ गुडमैन एंड गिलमैन में मिलेगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप फॉलोइंग.
आफ्टर द बिग ड्रग्स जो हमने कर लिए, नाइट्रेट्स कर लिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कर लिए, बीटा ब्लॉकर्स कर लिए, नाउ देयर आर मल्टीपल न्यूअर ड्रग्स जो अब एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए प्रपोज की जा रही हैं. One of them is ranolazine. Ranolazine is proposed to act by reducing a late sodium current. Ranolazine के बारे में ये भी है कि it causes fatty acid oxidation inhibition. सो नॉर्मली क्या होता है कि हार्ट प्रेफर करता है फैटी एसिड्स को फॉर एनर्जी यूटिलाइजेशन, बिकॉज फैटी एसिड्स जो है वो हायर एनर्जी यील्ड करते हैं. बट बिकॉज फैटी एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, तो वी ट्राई कि हम जो हार्ट का मेटाबॉलिज्म है उसको ग्लूकोज पे शिफ्ट कर दें, बिकॉज दैट इज़ लेस एनर्जी कंज्यूमिंग मैकेनिज्म. So ranolazine was first discovered as a fatty acid oxidation inhibitor, but later on it was discovered कि इसका जो main action है वो because of the inhibition of the sodium current है, and that is the reason for its action as the anti-anginal drug. Ivermectin is another drug जो inhibit करती है funny sodium current को in the SA node और causes the decreased heart rate and decreased cardiac work. ये वो आपकी ड्रग्स हैं जो मिनिकाइडजिंग में मेंशन है. मिनिकाइडजिंग थोड़ा सा ब्रीफ आपको ओवरव्यू देती है नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी का, विच इज़ दी सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें आप कहते हैं कि या तो आप पेशेंट की इनिशियली एंजियोप्लास्टी करते हैं जिसको कहा जाता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, और अगर उससे ज़्यादा सुवेयर कंडीशन हो तो यू गो फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसे हम कैबेज कहते हैं. दीज आर दी अल्टीमेट गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स फॉर एंजाइना. ड्रग्स जो हैं वो रिलेटिव सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, बट दे कैन नॉट क्योर द कंडीशन. क्योर और रिस्टोरेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई जो है वो आपके सर्जिकल मैनेजमेंट में है. अगर बिग कार्डजिंग को देखें तो बिग कार्डजिंग गिव्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच आर द न्यूअर ड्रग्स जो अब इन्वेस्टिगेशन में है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना. इसमें वो ड्रग्स भी हैं जो हमने अभी डिस्कस की, लाइक आइवरब्रिडीन एंड रेनोलाजीन, एंड देयर आर मल्टीपल अदर ड्रग्स लाइक दी ट्राइमेटाजिडीन, एलार्जिनिन, निकोरांडल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, और उसका एक वन लाइनर मैकेनिज्म साथ में दिया हुआ है विच यू कैन ऑल्सो ट्राई कि जितने आपको ईजिली उसमें से याद हो जाए. इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने पूरी लिस्ट याद करनी है. दीज आर ऑल ओवर एंड अबव थिंग्स. सो इफ़ यू वांट ओवर एंड अबव मार्क्स एंड डिस्टिंक्शन, सो यू हैव टू memorize 3 or 4 of them at least. All right. So summarizing all the drugs used in angina, nitrates हमने डिस्कस कर ली, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कर लिए, बीटा ब्लॉकर्स कर लिए, एंड देन वी हैव डिस्कस दी newer drugs also. So this marks the end of this lecture. एंड जो हमने स्टार्ट में स्किल कीपर डिस्कस किया था कि निफेडेपिन should not be given to patients of myocardial infarction. Why? Here's the answer. Nifedipine, being a dihydropyridine, causes sudden and significant reduction of blood pressure. ये वैस्कुलर कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है और कार्डिक कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक नहीं करती है. दैट इज़ वाई देर इज़ अ डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर. और इस डिक्रीज़ को हमारी बॉडी कैसे कॉम्पनसेट करती है, कैसे रिएक्ट करती है? देर इज़ एन इंक्रीज़ इन द सिंपैथेटिक आउटफ्लो कॉजिंग इंक्रीज़ इन हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन. नाउ अ पेशेंट जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही है, उसमें फर्दर इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एड्स अप टू द बर्डन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से उसका मायोकार्डियल इस्कीमिया वर्सन हो सकता है और वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में टर्न कर सकता है. सो इस तरह के पेशेंट्स में कभी भी अनस्टेबल एंजाइना में आप short acting, especially the dihydropyridines like nifedipine, these drugs are never given. I hope this lecture was useful for you. Please keep following, subscribe and share. Thank you.